जय सनातन, जय भारत। आज एक बार फिर बहुत कड़े प्रयासों के बाद में संजय भाई उपस्थित हुए हैं। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि काफी दिनों के बाद आज आप उपस्थित हो पाए हैं। काफी व्यस्तता सादर आपकी भी प्रणाम रही सभी बीच में, को आपको। और वो व्यस्तता का कारण था कि संजय जी तुलसी जयंती पर एक कार्यक्रम करते हैं और उसके लिए फंड इकट्ठा करना, वो सारी चीजें अपने स्तर पे जनरेट करना, लोगों को इनवाइट करना, वो एक लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। वो करीब 14-15 सालों से निरंतर काम चल रहा है और बड़े मनोयोग के साथ वो उसमें लगते हैं। तो अब थोड़ा सा उससे उनको फुर्सत मिली है और बातचीत हुई अभी पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊं। अच्छा, आज एक विशेष प्रायोजन है यहाँ पर उपस्थित होने का, और वो ये है कि आज एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है विनोबा भावे। मुझे लगता है कि आप अगर स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो निश्चित रूप से जो गांधीवादी विचारधारा के लोग उस दौर में थे, तो उनमें एक नाम विनोबा भावे का अग्रणी है। और ये नाम इसलिए भी बहुत मान सम्मान के साथ लिया जाता है कि इस देश के अंदर जो एक जमींदारी प्रथा थी, आजादी के बाद सरकारी स्तर पर उस जमींदारी प्रथा को कहीं थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने के लिए कानूनी स्तर पे एक कोशिश की गई कि भाई जमींदारों से जमीन लेकर वो गरीब लोगों के बीच में उसको वितरित कर दिया जाए। लेकिन विनोबा भावे का अपना एक कंक्लूजन इस विषय में ये था कि उनसे सरकारी प्रेशर से जमीन न लेके इसके लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो खुद उसको दान दें। मतलब भूदान एक आंदोलन उन्होंने चलाया कि जैसे हम और चीजों का दान करते हैं वैसे ही जमीन को भी दान में दिया जाए और उसके बाद वो जमीन वितरित की जाए। इस तरह का एक आंदोलन। अब चूंकि मेरा अपना इतना अध्ययन इस विषय पर था नहीं, तो मुझे लगा कि इस विषय पर अगर हमें विस्तृत रूप से बात करनी है तो फिर मुझे संजय जी की याद, और मैंने उनसे बात की कि इस विषय पर हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि हाँ, इस विषय पर भी मेरा ठीक ठाक अध्ययन है। तो मैं अब इस आपके और संजय जी के मध्य से अपने आप को थोड़ा सा साइड में करते हुए मैं संजय जी से निवेदन करता हूँ कि संजय जी, मैं स्वागत करता हूं आपका, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके और आपके बीच के कड़ी से अपने आप को अलग करते हुए निवेदन करता हूं कि आचार्य विनोबा भावे के विषय में आप जो शुरुआती जानकारी है उससे हमें पहले तो अवगत कराइए, और फिर जहां मुझे लगेगा कि मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो मैं अपने प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा और फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी। पहले तो सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और बड़े भाई आपको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। जी संजय। आचार्य विनोबा भावे एक ऐसा नाम है कि उन्होंने, हमें ऐसे लगता है कि जैसे केवल एक भूदान आंदोलन का ही काम किया, लेकिन ऐसा जी नहीं है। पहली बात तो मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। उनके माता का नाम रुक्मणी बाई था, और माता का नाम मैं सबसे पहले इसलिए लेना चाहता हूं कि उनके जीवन में जो धर्म, अध्यात्म रग रग में उनकी में जो चल रहा था ना, उसके मूल में उनकी माता ही थी। जी माता की जो शिक्षा थी, वो उनकी माता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में जो भारतीय सनातन संस्कृति का धर्म है वो उनके जीवन में विद्यमान था। तो उनकी माता का नाम रुक्मणी बाई था, कुछ लोग उन्हें रखुमाई भी कहते हैं, रखुमाई। और उनके पिता का नाम नरहरि भावे था। उनकी दादी का नाम गंगाबाई और उनके दादा का नाम शंभूराव भावे था। शंभूराव जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो उनके दादाजी थे, और उनकी जो जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उनकी माँ का पड़ा। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं, जैसे जो उनका विद्यार्थी जीवन था, उन्होंने अपने जीवन को बड़ी कठोरता के साथ में जिया। जी वो बिल्कुल मीठा नहीं खाते थे, बड़ा सादा भोजन करते थे। जो भी भोजन में मिल जाता था बड़ा हल्का नमक, बड़ा ऐसे मतलब सात्विक भोजन उन्होंने ग्रहण किया। और जीवन उनका जो विद्यार्थी जीवन रहा वो बड़ा कठोरतम उन्होंने जिया।
विनोबा जी की एक खास बात यह थी कि विनोबा जी बोलते तो बहुत कम थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक जब उन्हें कोई अपनी बात कहता था और जब उनका वो प्रत्युत्तर करते थे तो बड़ी कठोर भाषा में करते थे। सामान्यतः कहा जाता था कि विनोबा जी बड़े रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो विनोबा जी का जो जीवन था वो सामान्यतः, लेकिन गणित में उनकी रुचि बहुत जबरदस्त थी। गणित के वो प्रश्न, बच्चों के अपने जो साथी सहपाठी होते हैं उनके भी प्रश्नों को वो हल करते थे, और उनकी जो पहचान विद्यार्थी के रूप में थी, तार्किक रूप में थी, क्योंकि गणित तर्क सिखाता है। तो तार्किक रूप में गणित के बड़े मेधावी छात्र थे आचार्य विनोबा भावे, और महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले के गागोदा गांव में उनका जन्म 11 सितंबर 1895 आज के ही दिन हुआ था, और वह ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे अपना। तो शुरुआती जानकारी तो इतनी है। बेहतर यही रहेगा कि आप मुझे पूछें और मैं किसी बात का जवाब दूं। जी जी जी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं, चूंकि भूदान आंदोलन पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, भूदान आंदोलन की जो डेट और तारीख है वो मुझे लगता है कि शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में शुरू हुआ है आंदोलन। उससे पहले के जो उनके जीवन की अपनी भूमिका है स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा के थे, तो उसके विषय में थोड़ी सी हमें जानकारी आप दे पाए कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी, गांधी जी के साथ में उनका जो अपना एक मतलब क्या कहें गठजोड़ था, जो भी उनकी अपनी भूमिका थी, तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप प्लीज कीजिए। विनोबा जी असल में राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते थे। विनोबा जी वास्तव में आध्यात्मिक आदमी थे। विनोबा जी का एक बात था कि अपने आसपास के, उन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य है कि जो अपने आसपास का क्षेत्र है उसको जानना तो विज्ञान है, और अपने आप को जानना अध्यात्म विज्ञान है। तो विनोबा जी अपने आप को जानने के लिए अग्रसर थे। उनकी यही एक बात थी, मैं सबसे पहले अपने आप को जानूं। उन्होंने कहीं किसी वक्तव्य में कहा है कि यदि इस संसार को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना आवश्यक है। क्या बात। और जो कक्षा 10 पास कर ली उन्होंने, उसके बाद जो 12वीं परीक्षा देने जा रहे थे, तो उनके मन में अंदर से एक विचार कौंधा कि यार अपने आप को जानने के लिए किसी किताबी ज्ञान की तो आवश्यकता है नहीं, तो मैं परीक्षा देने क्यों जा रहा हूँ। वो उनका ये अंतर्द्वंद उनके मन में चलता रहा, और उन्होंने अपने कक्षा 10 के भी जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो एकेडमिक उन्होंने शिक्षा ली थी, वो उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिए कि ये तुभ्यम समर्पयामि, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है। और उनके मन में ये बात उठी कि मुझे अब हिमालय में जाके अपनी साधना करनी है, और साधना करने से मुझे अपने आप को जानना है। मैं पहले अपने आप को जानूंगा, उसके बाद में संसार को जानने के लिए कुछ भी बाकी शेष बचेगा नहीं। तो वो स्टेशन पर जाते हैं, और स्टेशन पर वो हिमालय की और उनका मन था कि मैं हिमालय में जाके साधना करूंगा। तो फिर गाड़ी जब तक आती नहीं है जहां उन्हें गंतव्य में जाना होता है, उनके मन में वही उहापोह चल रही होती है। स्टेशन पर काशी की गाड़ी खड़ी हुई होती है, तो वो काशी की गाड़ी में बैठ जाते, क्योंकि मन में बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा होता है उस समय। क्योंकि काशी भी अध्यात्म की और विद्या की नगरी कही जाती है, तो उन्होंने चलो काशी चलते हैं। काशी की गाड़ी मिल गई, काशी की गाड़ी में बैठ गए। काशी की जब वो काशी उतरते हैं, तो काशी उतरने में हिंदू विश्वविद्यालय में एक दिन पहले महात्मा गांधी जी का वहां प्रवचन होता है, व्याख्यान होता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने जो व्याख्यान दिया था, अगले दिन के जितने भी अखबार निकलते हैं वो सब उन्होंने जो कहा था उसको कोट करके तमाम अखबारों में भरा पड़ा था। विनोबा जी स्टेशन पर उतरते हैं, काशी के पेपर देखते हैं, अखबार देखते हैं, तो अखबार में उन्होंने, गांधी जी ने जो कहा था उसको कोट करके जो समाचार पत्रों में छपा था, तो इन्हें लगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास शांति भी है और क्रांति भी है। वाह। शांति भी है और क्रांति भी है, मुझे इसी ऐसी व्यक्ति की तलाश है। तो उसके बाद वह, मैं समझता हूं कि वो 7 जून 1916 में 7 जून 1916 को वह गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी से मिलने के बाद एक तरह से कहना चाहिए कि वो फिर गांधी जी के ही हो गए।
जमुनालाल देखो। बजाज, गांधी जी, विनोबा भावे, उन्होंने गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना प्रथम सत्याग्रही कहकर संबोधित किया। जैसे उन्होंने गांधी जी ने विनोबा जी का वक्तव्य सुना, उनसे मिले, उनसे चर्चा की, उनका जीवन देखा, उनका जीवन मैं समझ रहा हूं कि सत्य, त्याग और तपस्या का बिल्कुल प्रतीक था। और तब तक जो मैं कह रहा हूं कि वो नंगे पैर रहे। गांधी जी वर्धा आश्रम में आने तक नंगे पैर ही रहे। उन्होंने अपने जीवन में कभी चारपाई, कभी किसी गद्दे का प्रयोग नहीं किया। वो हमेशा चटाई बिछाकर धरती पर ही सोते रहे और वो कहते थे कि जो आनंद माँ की गोद में सोने में है वो कहीं नहीं। वाह वाह। तो इस तरीके से वो जेल भी गए। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। 1940 में गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था वो तो प्रथम सत्याग्रही होने के कारण वह जेल गए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भी आचार्य विनोबा भावे जेल गए। तो ये मैं समझ रहा हूं कि लगभग 3 बार तो ये निश्चित है कि वो जेल गए, एक आध बार और भी गए होंगे, वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन 3 बार वो जेल अवश्य गए। और जेल में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों पर प्रवचन भी दिए हैं, जो गीता प्रवचन के नाम से उनकी पुस्तक है, विनोबा भावे के द्वारा लिखी हुई उनके प्रवचन है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन वो बहुत ज्यादा करते थे। आप कभी भी विनोबा जी का चित्र देखेंगे तो पाएंगे कि बड़ा मोटा मोटा चश्मा पहने रहते हैं विनोबा जी। पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें होती थी सबका अध्ययन कर डाला उन्होंने। और गीता के तो वो इतने उपासक थे जिसकी कोई हद नहीं। 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी कही जाती है, और 700 के 700 श्लोक आचार्य विनोबा भावे को कंठस्थ थे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के एक उनका अपना एक अलग दर्शन था बिल्कुल। तो उसमें आए, वहां पे गुजरात के साबरमती आश्रम में रहे, तो मौन रहे, कई महीने तक मौन बने रहे, सेवा करते थे। परिश्रमी व्यक्ति बहुत थे, शरीर उनका बहुत हल्का था, लेकिन बुद्धि और मन उनका इतना चैतन्य था कि ऐसे लगता था जैसे शरीर की जो शारीरिक शक्ति होती है वो उनके मन और बुद्धि में प्रवेश कर गई है। मन में उनकी इतनी विशालता थी कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई विशाल हृदय व्यक्तित्व है। और बुद्धि इतनी शार्प थी, इतनी तेज थी, इतनी तर्क उनके प्रति था कि उन्होंने फ्रांस भाषा सीख ली, कन्नड़ भाषा सीख ली, तेलुगु जानते थे, मराठी जानते थे, और मलयालम जानते थे। और 42 वर्ष की अवस्था में कुरान शरीफ को जानने के लिए उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में अरबी भाषा सीखी, जिससे वो कुरान शरीफ का अध्ययन कर सके और उसको अपने दर्शन, अपने दृष्टिकोण से लोगों के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। वो तार्किक व्यक्ति थे। धर्म के रूप में उन्हें ढोंग पसंद नहीं था। उन्होंने भारत के सनातन जो ऋषि रहे, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य रहे, जैसे संत विनोबा वो रहे, संत ज्ञानेश्वर रहे, जैसे संत नामदेव रहे, तो उन्होंने जो रचनाएं की, जो उनके पद थे, वो बहुत सारी बातें कंठस्थ विनोबा भावे जी को बिल्कुल थी। ज्ञानेश्वर जी से बड़े प्रभावित थे, नामदेव जी से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के ही इधर के संत थे। और स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से भी बड़े प्रभावित थे। रामदास जी के उन्होंने उस पर टीका भी लिखी है। तो उनका जो मुख्य थे, वो अंदर से जो थे, वो अंदर से अपने आप को जानने वाले एक महान साधक थे। और दूसरी भाषा में यदि मैं श्रीमद् भगवत गीता की भाषा में कहता हूं तो मैं पाता हूं कि आचार्य विनोबा भावे स्थित प्रज्ञ की जो बात कहते थे, और उन्होंने जो स्थित प्रज्ञ की बातें कही है कि संसार की तमाम समस्याओं का समाधान यदि किसी में है तो वो श्रीमद् भगवत गीता में है जी। तो वो मुख्य रूप से वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। समाज को वो उन्होंने एक बात और कही थी, सर्वोदय सिद्धांत उन्होंने दिया था। सर्वोदय सिद्धांत के 3 आधार थे, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। वो कहते थे कि
यदि हमें आध्यात्मिक विकास करना है तो उसका आधार सत्य है, और यदि हमें सामाजिक विकास करना है तो उसका आधार अहिंसा है, और यदि हमें आध्यात्मिक विकास यदि हमें आर्थिक विकास करना है तो उसका आधार अपरिग्रह है। अपग्रह का तात्पर्य है कि जरूरत से ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति ना हो। जो बड़े बड़े पूंजीपति थे और जो श्रमजीवी थे उस पर भी उन्होंने काम किया है। उनका कहना था कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो श्रमजीवी व्यक्ति है और जो पूंजीपति है उन दोनों में भी बैलेंस स्थापित कर सके, एक संतुलन बना सके समाज में। और सर इसी धारणा को, जो उनकी ये धारणा थी कि समाज में बहुत असंतुलन है, श्रमजीवी में और पूंजीपति में जो असंतुलन है, इसी तरह का असंतुलन जो अभी आप चर्चा कर रहे थे भूदान की, तो वही असंतुलन है। किसी के पास में तो बहुत अधिक मात्रा में जमीन है और कोई भूमिहीन किसान है। तो उनका कहना यह था कि हमारे समाज में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और संतुलन के लिए उन्होंने सर्वोदय सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिसमें सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की प्रवृत्ति के वो प्रबल पक्षधर थे। और मैं समझ रहा हूं कि अहिंसा के विषय में तो उनकी जो नीतियां हैं ना, उनकी जो सोच है, उनकी जो एक विराट उनकी जो सोच है वो गांधी जी से भी आगे तक की है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि भाई मैं तो विश्व सरकार की कल्पना करना चाहता हूं, विश्व सरकार की, केवल भारत की एक सरकार की नहीं, विश्व सरकार की, जहां किसी देश की कोई सीमा ना आए, किसी देश में कोई कभी जा सकता है, कहीं रह सकता है। जैसे भारत में मैं कहीं जाके रहना चाहूं रह सकता हूं, कहीं व्यापार करना चाहूं कर सकता हूं। वो तो विश्व सरकार की मतलब एक कल्पना करते थे अहिंसा के माध्यम से, और वो भी अहिंसा के माध्यम से। बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मैं एक ऐसी विश्व सरकार की कामना करता हूं जिसमें कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कहीं भी कोई व्यापार कर सकता है, कहीं भी कोई रह सकता है, और इस पूरी विश्व सरकार में ना कोई सिपाही हो, ना कोई फौज हो, कुछ भी ना हो, सब अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा स्वयं को बनाए रखें, जिससे कहीं कोई समस्या ना आने पाए। ऐसी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा वो विश्व सरकार की एक सपना सजोते थे कि विश्व सरकार बने, जिसमें, क्योंकि वो जो हमारा एक वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन धर्म की इस मूल धारणा से उन्होंने ये जाना कि वसुधैव कुटुंबकम को यदि मैं तार्किक रूप में लेता हूं और अहिंसा के रूप में परिदृश्य में उसको देखना चाहता हूं, तो विश्व सरकार की वो कल्पना करते थे। तो उनकी बहुत, और मैं समझता हूं कि जो उस समय के सामाजिक कलंक थे, वो कहते थे अस्पृश्यता इस समाज के लिए कलंक है, छुआछूत इस समाज के लिए कलंक है। और उन्होंने साबरमती आश्रम में भी, वर्धा आश्रम में भी वाल्मीकि के बच्चों को, हरिजनों के बच्चों को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया, उन्होंने हिंदी पढ़ाई, उन्होंने गणित पढ़ाया। और जो पढ़ाने में जो उनकी वो थी, वो शिक्षा के विषय में कहते हैं कि भाई ये शिक्षा अब शिक्षा नहीं रह गई है, ये तो परीक्षा है। शिक्षार्थी का तो दर्शन ही नहीं होता है, हम सब परीक्षार्थी रहे, केवल परीक्षा के लिए रह पढ़ते हैं हम लोग, और परीक्षा में भी केवल अंक पाने के लिए पढ़ते हैं, और अंक इसलिए पाना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं। शिक्षा तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। शिक्षा का मतलब वो कहते थे कि हमारे अंदर के जो सद्प्रवृत्तियां हैं उनका विकास हो, वो शिक्षा के कहते थे। और शिक्षा वो कहते, इसीलिए उनका नाम आचार्य पड़ा हुआ है, क्योंकि वो साबरमती आश्रम में शिक्षा देते थे, और सभी बच्चों को शिक्षा देते थे। कक्षा 5 से आगे भी उन्होंने गणित पढ़ाया था, गणित में उनकी बहुत रुचि थी, हिंदी पढ़ाया है, संस्कृत उन्होंने पढ़ाई है सीखने के बाद में। और एक आश्चर्य की बात है सर, वो कहते थे कि इस भारतवर्ष को यदि कोई भाषा बांधे रख सकती है तो वो हिंदी है, जबकि वो मराठी भाषा के अपनी उनकी जो लोकल भाषा थी वो मराठी थी। बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, लेकिन वो ये कहते पूरे भारत को यदि एकता के सूत्र में बांधे रख सकती है, और वो यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। वो हिंदी के पक्षधर थे जी। और अपने जो भी वो भाषण देते थे, जो भी व्याख्यान देते थे, वो उनका अपना एक, मैं आप क्या बताएं, मतलब ऐसे लगता था कि जैसे वो मंत्र मुग्ध कर देते थे। जैसे जो वो सुनने वाला व्यक्ति होता था ना, वो अपने होश ही में नहीं रहता था, वो उसको इतनी सम्मोहन शक्ति थी उनकी वक्तव्य शैली में।
और यहाँ पे जो आपकी जगह है चंबल की घाटी में एक गांव है, कनेरा गांव, चंबल की घाटी में कोई गांव कनेरा है, वहां पर वो एक बार गए थे। चंबल की घाटी में डाकुओं का बड़ा आतंक रहता था, आपने भी नाम सुना होगा चंबल की घाटी में डाकू का। तो अभी चंबल भी की रहता घाटी है। में कनेरा गांव में गए थे सर, और कनेरा जी। गांव में उन्होंने व्याख्यान दिया था अपना। तो 19 डाकुओं ने उनके एक बयान से 19 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था उस समय। वाह, वाह। उनकी वक्तत्व शैली जो है ना, अपने आप में एक मान लीजिएगा जैसे दिव्यता का आगोश में सबको कर देते थे। बोलते बहुत कम थे, आप उनसे 1 घंटे बातें करेंगे ना, तो वो बस मुश्किल से 7-8 मिनट बोलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन जो कहेंगे ना वो अमिट हो जाएगा, ऐसी उनकी वक्तव्य शैली थी। वाह। तो विनोबा जी का ये बात रहा, और विनोबा जी की एक बात और रही कि वो जो शुरुआत में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसमें बहुत सारी गलत आदत संगति के कारण पड़ जाती है, वो गलत आदतों के बड़े प्रबल विरोधी थे। उनके साथी संगी लोग भी उनसे भयभीत रहते थे। अच्छा। हाँ, इतने प्रबल विरोधी थे। किसी भी कोई दुर्व्यसन यदि पता चल जाता था उन्हें कि भाई मेरे इस साथी में ये दुर्व्यसन पड़ गया है, वो ये काम करता, तो पूरी सामर्थ्य के साथ में उसको रोकने टोकने का प्रयास वो करते थे। तो इस तरीके की उनकी मतलब एक अंदर से विचारधारा उनकी यह थी। अच्छा, इसमें जो विनोबा जी के पूरे जीवन का सार तत्व निकल के आता है, वो सबसे प्रबल रूप में उनका आता है भूदान आंदोलन का। तो इस विषय में जी, जब मैं पढ़ रहा था, तो भूदान आंदोलन जो है, मतलब फर्स्ट टाइम जब विनोबा जी के विषय में सुना था, तो भूदान के संदर्भ में ही मैंने सुना था, जी, और ये बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है, जब हम खुद कुछ 7वीं 8वीं के किताबों में एक लेसन उस वक्त विनोबा जी के विषय में हुआ करता था कि भूदान आंदोलन किसने जी, शुरू किया, क्या उसके महत्व थे, उस तरह से। जी, 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 तो ये भूदान आंदोलन जो है, वो अभी जैसे प्रेजेंट में मैंने पढ़ा, तो आजादी के बाद का एक विचार था सरकार का कि भई चूंकि जमीन जमींदारी प्रथा से वो कुछ लोगों के पास है, मतलब समाज के बमुश्किल 1-2% लोगों के पास, और बाकी लोग जी, वहाँ मजदूरी करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, तो एक इस तरह की व्यवस्था की कल्पना की गई कि जहाँ पर सब समान हो जाएं, जी, और उस समानता की कड़ी में जरूरी था कि जो मूल एक धन है किसी भी देश का होता है, वो जमीन होती है, धन, है ना? तो उसका बंटवारा हो। तो सरकार ने अपने स्तर से वो किया, कर रही थी सरकार, लेकिन उसमें कई बहुत सारे कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे कि भाई, अब जाहिर है कि किसी आदमी से आप उसकी मूल संपत्ति अगर छीनेंगे, तो निश्चित रूप से एक विरोध तो उत्पन्न होगा। तो विनोबा जी ने एक दूसरा एक तरीका निकाला कि नहीं साहब, उनसे जमीन जो है वो दान ले ली जाए, और उसको फिर वितरित की जाए, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो खुद ब खुद अपनी जमीन जो है वो दान दे दें, और उसके बाद गरीब लोगों में, भूमिहीन लोगों में उसको वितरित किया जाए। तो इसके विषय में थोड़ी सी मुझे बताइए कि ये कैसे कैसे शुरू होता है ये आंदोलन, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं आगे। सर भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो आजादी के बाद ही हुआ है, और 18 जी। अप्रैल 1951 से वो तेलंगाना जो राज्य है आज वर्तमान में हमारा, वहां से हमारा प्रारंभ होता है। हम्म। वहां से हमारा प्रारंभ होता है, और गांधी जी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद लगभग 14 वर्ष तक विनोबा जी ने भ्रमण किया है पैदल राज्यों का, अपने देश का, और लगभग 2.25 महीने तक उन्होंने तेलंगाना राज्य में, वो उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई क्यों ना इस विषय पर काम किया जाए, और उन्होंने हम्म। उसको भूदान यज्ञ का नाम दिया। अच्छा। हाँ जी, और सबसे पहले एक रामचंद्र रेड्डी करके किसान थे तेलंगाना में, उन्होंने 800 एकड़ भूमि विनोबा जी को दी। अच्छा, 800 एकड़। हाँ जी, हम्म। विनोबा जी को 800 एकड़ भूमि दी, और उसके पश्चात भी लगभग वहां के 700-800 किसानों ने बड़ा भव्य तरीके से विनोबा जी का सम्मान किया, और विनोबा जी जहां जाते थे अपनी स्वेच्छा से लोग, विनोबा जी का इतना प्रभाव था, उनकी वक्तव्य शैली इतनी मजबूत थी। मैंने पहले भी कहा है, जब वो बोलते थे तो बिल्कुल ऐसे मानिएगा कि वो बौद्धिक कौशल तो उनका था ही था,
लेकिन उनकी आत्मा में जो दिव्यता थी, जो पवित्रता थी, वो परिलक्षित होती थी, क्योंकि वो उनके अपने लिए कुछ नहीं था। उनका जो चिंतन था ना, विराट स्वरूप उनका चिंतन था। जी जी। जब हमारा चिंतन विराट होता है, हमारी सोच बड़ी होती है, तो हमारे उसके परिणाम भी बड़े आते हैं। एक बात। तो 800 एकड़ भूमि रामचंद्र रेड्डी ने सर्वप्रथम उन्हें दान में दी, और उसके पश्चात लगभग 700-800 किसान, तेलंगाना के किसान आगे आए और उन्होंने उन्हें भूमि दी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि उन्हें दान में मिल गई थी, और एक बहुत बड़ी भूमि का हिस्सा है ये। और उनका कहना ये था कि भाई, मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल भूमिहीन किसानों को इस भूदान यज्ञ के माध्यम से भूमि दिलाई जाए, नहीं। वो कहते थे कि मैं अहिंसात्मक तरीके से एक सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता हूं, जिसमें छोटा व्यक्ति छोटा ना रहे और बड़ा बड़ा ना रहे। समरसता का जो एक उन्होंने सामाजिक क्रांति की वो बात करते थे, तो उसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और मैं समझ रहा हूँ कि 14 वर्ष वो लगभग 14 वर्ष वो भारत में उन्होंने भ्रमण किया, और जगह जगह जाकर बड़े बड़े जो भूमि के भूमिदार थे, जमींदार थे, उनके पास गए, और उन्होंने बड़ी स्वेच्छा के साथ में, जो सरकारें नहीं कर पा रही थी, जो जब कोई सरकार कोई काम नहीं कर पाती है ना, तो जो हम तो ईश्वरवादी व्यक्ति, हम ये मानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसी महान विभूति को हमारे बीच में से उनको नियति पकड़ लेती है, और नियति फिर उसके द्वारा स्वयं कराती है। और इसीलिए भारत की भूमि महान है। इसीलिए भारत की भूमि महान है कि यहाँ किसी न किसी में वो जो चैतन्यता होती है, जो ब्रह्मांड की शक्ति होती है, वो उतर जाती है, और प्रकृति उसको नियत कर देती है किसी कार्य के लिए। तो भूदान आंदोलन के माध्यम से, भूदान आंदोलन कहना ज्यादा उचित नहीं लगता मुझे, भूदान यज्ञ कहना ज्यादा उचित लगता है, कि उसमें यज्ञ का जैसे अर्थ होता है कि वो सभी का कल्याण करता है, सभी के कल्याण की भावना उसके मन में रहती है। इसी तरह भूदान यज्ञ के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे सबके कल्याण की भावना और सबको समानता मिले। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना से प्रारंभ करते हैं आचार्य विनोबा भावे, और गांधी जी के निधन के बाद लगभग 14 वर्ष तक वो भारत भ्रमण करते हैं, और अकेले तेलंगाना राज्य में वो लगभग 2.25 महीने पैदल भ्रमण करते हैं। सबसे पहले श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के किसान उन्हें 800 एकड़ भूमि दान में देते हैं, और तेलंगाना के लगभग 800 किसानों ने उनका बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ में स्वागत किया। और 2.25 महीने जो वो रहे पैदल पैदल, उन्होंने जो भूमि, बहुत ज्यादा भूमि वाले किसान थे, उनके पास में जाते हैं, और बड़े अहिंसात्मक तरीके से बड़ी अपनी स्वेच्छा के साथ में भूमि आचार्य विनोबा भावे को दान में मिलती है। और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि केवल भूमि ही दान में नहीं मिली आचार्य विनोबा भावे को, महिलाएं अपने गहने तक आचार्य विनोबा भावे को दान में दे देती थी। जो युवक बच्चे हैं, उनके पास में जो भी उनकी पॉकेट मनी से पैसा बचता था, वो लोग जो है आचार्य विनोबा भावे को दान में दे देते थे। तो काफी भूमि आचार्य विनोबा भावे को दान में मिली पूरे भारत भ्रमण के बाद। और आचार्य विनोबा भावे का कहना यह है कि मेरा उद्देश्य ये तो है ही कि जो असमानता है, जो असंतुलन है, कि किसी के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है और कोई बहुत सारी भूमि का जमींदार बना बैठे हैं, तो ये असंतुलन तो समाप्त हो ही हो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। किसी को देने में कोई कष्ट ना हो, और लेने वाले को भी ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, असंतुलन ना हो, एक सामाजिक समरसता का वातावरण तैयार हो। जी जी। ऐसा भूदान आंदोलन के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे जी का ये लक्ष्य था। जी, अच्छा, एक और विषय पर थोड़ी सी आपसे चर्चा करने का मन है। अभी लेटेस्ट कुछ अध्ययन में ऐसा आया था कि जो विनोबा भावे हैं वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। तो उस वक्त जब देश आजाद हुआ है, उसी वक्त पूरी दुनिया में, चाहे वो चीन हो चाहे रूस हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया के अंदर मार्क्सवाद का बोलबाला हुआ था। और मार्क्सवाद का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक लॉबी उभर रही थी, जो चाहती थी कि भाई मतलब ये जितना भी एक तरह से
एक कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं, वहां से उसको छीना जाए और एक सामाजिक वितरण उस चीज का कर दिया जाए। लेकिन वो भी हिंसात्मक तरीके से छीना झपटी एक तरह की पूरी दुनिया में हुई और फिर बाद में उसका पूरा जो मंतव्य था उस मार्क्सवाद का वो बदल गया। वो एक अलग तरह का पूंजीवाद पैदा हो गया दुनिया के अंदर। तो अब इसमें ये थोड़ा-सा बताइए कि जो विनोबा भावे हैं, वो मार्क्सवाद से क्या सच में प्रभावित थे तो कितने थे? या एक ऐसा भ्रम है कि हाँ मतलब कुछ इस तरह की भूमिका बनाई गई उनकी कि भाई हाँ मार्क्सवाद से प्रभावित थे। जो बाद में एक समाजवाद के रूप में उसकी एक नई परिभाषा गढ़ी गई कि नहीं सब समान होने चाहिए, सब पे जो संसाधनों का एक वितरण है वो ठीक-ठाक होना चाहिए, उस तरह की एक। तो अब इस पे थोड़ी-सी आप रोशनी अगर डाल सकें। नहीं सर, हमें हमारे अध्ययन से कहीं ये बात बिल्कुल भी नहीं लगती है कि आचार्य विनोबा भावे मार्क्सवाद से प्रभावित थे। यदि वो किसी से प्रभावित थे तो वो सनातन धर्म की उसी संस्कृति से प्रभावित थे और उन्होंने गीता का अध्ययन करने के बाद में, मैंने अभी पहले भी कहा था कि वो धर्म के रूप में पाखंडवाद के विरोधी थे। वो धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहते थे। धर्म को पाखंडवाद और ढोंग की दृष्टि से और आडंबरों की दृष्टि से नहीं देखना चाहते थे। ये उन्होंने धर्म को एक नई दृष्टि दी है। वो ये कहते थे कि पूरे दिन आप पापाचार करो, पूरे दिन आप झूठ बोलो, पूरे दिन आप बेईमानी करो और शाम को भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करो, तो क्या वो प्रार्थना स्वीकार होगी? वो सनातनी थे और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को एक ऐसे परिदृश्य में देखा। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान के इस दौर में मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। मन का भी ऐसे ही विकास होना चाहिए जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, और नहीं तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन और संतुलन शब्द पर उन्होंने बहुत देखिएगा, जीवन में असंतुलन नहीं होना चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं कि आज व्यक्ति के जीवन में असंतुलन है, व्यक्ति के जीवन में असंतुलन है तो उसके परिवार में असंतुलन है, परिवार में असंतुलन है तो समाज में असंतुलन है, समाज में असंतुलन है तो राष्ट्र में असंतुलन है और फिर विश्व में असंतुलन है। बिल्कुल। आज हमारी समस्या यह है कि विज्ञान ने तो बहुत विकास कर लिया है, बहुत सारी इस पर एक परिचर्चा हो सकती है, लेकिन हमारे हम मन पर नियंत्रण की बात कहते हैं। भाई जब विज्ञान इतना विकास कर चुका होता है तो मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता, मन का भी उतना ही गति में विकास होना चाहिए। मन के विकास की बात कहते थे आचार्य विनोबा भावे। वो कहते थे मन का विकास होना चाहिए, और मन के विकास का जो समस्या है, मन की जो समस्या है, वो ना तो समस्या का समाधान साम्यवाद करता है, न लेनिनवाद करता है, न मार्क्सवाद करता है, न वामपंथी करते हैं। यदि उसका कोई समाधान करता है तो वो गीता का कर्म योग करता है, गीता का स्थित प्रज्ञ करता है। ये उन्होंने आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, और ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मार्क्सवाद से कहीं प्रभावित थे। वो तुलसी की रामचरितमानस से प्रभावित थे, वो तुलसी की विनय पत्रिका से प्रभावित थे, वो आचार्य शंकर के शंकर भाष्य से प्रभावित थे, वो स्वामी राम सुखदास के दासबोध से प्रभावित थे, वो तुकाराम के छंदों से प्रभावित थे, और श्रीमद् भगवत गीता की उन्होंने मराठी भाषा में, चूंकि उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो गीता को जानना चाहती थी, तो उन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में आचार्य विनोबा भावे ने श्रीमद् भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किया अपनी माँ के लिए। और आज वर्तमान में भी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर जो टीका है, जिसका नाम गीता ही रखा, गीता माँ रखा है, उन्होंने अपनी माँ के लिए जो दिया, तो वो मराठी भाषा में आज जन जन की भाषा है। वो मार्क्सवाद कैसे हो सकती है? उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, मार्क्सवाद का तो कहीं कोई बात ही नहीं है। उन्होंने लिखा है गीता प्रवचन, विनोबा के विचार, ये उनकी पुस्तकों का मैं नाम बता रहा हूँ, जीवन और शिक्षण, आत्मज्ञान और विज्ञान, राजघाट की सन्निधि में, गांव सुखी हम सुखी, भूदान यज्ञ, गंगा, स्थित प्रज्ञ दर्शन नाम से उनकी पुस्तक है। ये सारी उनकी पुस्तकों के नाम है, यदि समय मिले तो पढ़िएगा। गीता प्रवचन, और 1932 में वो शायद धनिया जेल में रहे थे,
और उसमें उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए थे। वो गीता प्रवचन के नाम से उनकी पुस्तक है। और जो उन्होंने मराठी भाषा में लिखा वो तो जन जन की भाषा है। वो इतने लोगों से प्रभावित थे। इसका ये ऐसे नहीं है कि वैसे हम हवा में अपनी बात कह रहे हैं, नहीं, इसके बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण है, पुस्तकों के आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं। तो मार्क्सवाद जैसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनको जो घुट्टी में पिलाया गया, फिर मैं उनकी मां पर लौट के आता हूं, जो घुट्टी में उनकी मां के द्वारा जो पिलाया गया, देखिएगा कोई मां ऐसा नहीं कहती है, कोई मां ये बात नहीं कहेगी कि जो उन्होंने आचार्य विनोबा भावे की मां ने कह दिया। उन्होंने कह दिया, बेटा गृहस्थ आश्रम का सही प्रकार से पालन करने पर एक पीढ़ी का उद्धार होता है, लेकिन यदि तुम ब्रह्मचर्य रहोगे तो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करोगे। मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था में आचार्य विनोबा भावे ने घोषणा कर दी कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, और पूरे जीवन ब्रह्मचारी जीवन का उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया। ये उनकी मां की शिक्षा थी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य शंकर, जिन्हें आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उनकी मां भी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाए, लेकिन ये विनोबा भावे की मां के संस्कार थे जो अध्यात्म के रूप में, धर्म के रूप में उन्हें मिले। उनके जीवन में जो आचरण, जो वो बोलकर नहीं समझा पाते थे ना लोगों को, वो करके समझाते थे। वो ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे वो। उसमें उन आचार्य विनोबा भावे में आचार्य के गुण थे, संत के गुण थे, साधक के गुण थे, और वो पूरे भक्त थे। ये सारी बातें उनकी मां के द्वारा हैं। उनकी मां ने उन्हें शुरुआत में शिक्षा दी थी कि बेटा कोई किसी भी व्यक्ति की सेवा करो ना, तो ऐसे सेवा करो जैसे तुम अपने आप की कर रहे हो। ये उनके शुरुआती संस्कार हैं। और उनकी मां उनको बड़ी प्यार से विन्या कहती थी। विन्या उपनिषद कहता है मातृ देवो भव। उपनिषद हमारा सबसे पहले कहता है हमारी मां हमारी गुरु है। और मां के जो संस्कार जो हमें घुट्टी में पिलाए जाते हैं ना, वो जीवन पर्यंत युगों युगों तक हमें ही नहीं, समाज की को प्रेरणा देते रहते हैं। उपनिषद ऐसे ही नहीं कहता है, भारत का उपनिषद ऐसे ही नहीं कहता है, सनातन धर्म का शास्त्र ऐसे ही नहीं कहता है कि मां प्रथम गुरु है। मातृ देवो भवा, उसके बाद पितृ देवो भवा, उसके बाद आचार्य देवो भवा, और उसके बाद अतिथि देवो भवा। एक व्यक्ति थे, मैं एक प्रसंग थोड़े 1 मिनट का और कहना चाहूंगा। जी 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 जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी मां कितनी उदार प्रवृत्ति की महिला थी, और जो उदारता और जो हृदय का इतना विशाल होना, ये संस्कृति, मैं इस संस्कृति से ऐसे प्रभावित हूं कि इसमें जो उदारता की जो भावना ना, क्या साहब। उनकी मां का एक उदाहरण बताता हूं मैं कि वो एक बिल्कुल अंधे व्यक्ति थे, कहीं से घूमते फिरते उनके घर आ गए, तो उनकी मां ने उन्हें मां से कहा कि मां भूख लग रही है। उन्होंने कहा कि अच्छा बैठो आराम से, खाना वाना खिलवाया, भोजन प्रसादी उन्हें कराई, तो वो वहीं रहने लग गए। उनसे कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्तेदारी का संबंध नहीं था, कोई नाते का संबंध नहीं था, लेकिन वो आचार्य विनोबा भावे के घर ही रहने लग गए। आराम से भोजन उनकी मां पहुंचा देती है, भोजन अपना कर लेते, और जो छोटा मोटा काम वो बैठ के कर सकते थे वो करते थे। आचार्य विनोबा भावे की मां बड़ी परिश्रमी थी। जो परिश्रमी का गुण है वो आचार्य विनोबा भावे में भी बहुत बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। खेती करते थे, बड़ा पसीना बहाते थे। तो जब वो अंधे व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया, तो विनोबा भावे ने पूछा, मां जैसे किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो सूतक लगते हैं, और किसी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए घर में जो धार्मिक अनुष्ठान है वो रोक लग जाती है, ऐसे हमारे संस्कारों में कुछ ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा, मां हमारे यहाँ यही काम क्यों नहीं हुआ? तब तक विनोबा भावे को यही नहीं पता था कि ये जो अंधा व्यक्ति है, जिसे हम काका कहते हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। कितनी महान महिला रही होगी, कितनी उदार प्रवृत्ति, कितनी त्यागी महिला रही होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया जिससे कोई संबंध नहीं था। और विनायक, ये जो विन्या है, जो आचार्य विनोबा भावे हैं, ये उनको काका कहते थे। कहते ही नहीं थे, मानते थे। जब तक उनका शरीर पूरा नहीं हुआ,
तो मेरा वो मतलब है उनके कि इतनी उदारता के साथ में उनकी वो रही, वो कहती थी जब वो किसी की सेवा करो ना तो बिल्कुल अपना मान के करो कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं। और वो कहते थे कि उनको राम नाम पर इतना भरोसा था, वो कहती थी कि राम नाम पर भरोसा रखो और भय रहित हो जाओ। हम्म। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि हम सुनते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। तो उनका कहना यह है कि भाई सर्कस में भी ये काम होता है कि शेर को गाय बना दिया, हाँ। लेकिन वो ठीक कहते बात। हैं कि वो सर्कस वाला शेर नहीं था, यस यस उसकी यस यस। उसकी क्रूरता तो समाप्त हुई थी, ये बात सत्य है, हाँ। लेकिन साथ ही साथ गाय की भी भीरुता समाप्त हुई थी। वाह वाह वाह। ठीक बात। सर्कस में किसी गाय को की जो भीरुता होती है, जो डरपोकपन गाय में होता है, उसको समाप्त नहीं कर सकता कोई भी सर्कस। ना। शेर को तो गाय बना सकता है, लेकिन गाय में हम्म। जो अंदर उसके जो डर होता है उसको निकाल नहीं सकता। और ये काम उसको निकालने। इसकी बात करते थे आचार्य विनोबा भावे कि हमें जो समानता लानी है वो ऐसे लानी है कि क्रूरता में जो क्रूरता तो खत्म हो, साथ में जो हम्म। नीचे वाला व्यक्ति है ना उसमें भी डर ना रहे। डर खत्म हो। यस 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 यस। वो जो भूदान आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है, वो जी दरअसल उसी उसी एक कड़ी की एक परिणति के रूप में है जी कि जी 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 देने वाले के मन में भी ये एक मतलब इस तरह का भ्रम ना रहे कि साहब मैं दे रहा हूं, वो भी सर, दयालुता के साथ देने वाले में दे। भी अहंकार ना रहे कि मैं दे ये रहा हूं, और लेने हाँ वाले में भी उसका भी आत्मसम्मान बना रहे, हाँ उसमें भी हाँ। आत्मग्लानि, भैया हम तो ले रहे आत्मग्लानि हैं, ना। अरे साहब क्या करें, उसका भी यस। आत्मसम्मान बना रहे और देने वाले में अहंकार ना हो और उसका भी अहंकार। आत्मसम्मान हो। यस यस ये यस। दो बातें इसकी बैलेंस रखने की अब उनकी कोशिश रही आचार्य विनोबा भावे की। वाह 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 वाह। तो एक तो ये खैर मोटी मोटी सारी बातें लगभग हमारे इसमें शामिल हो चुकी हैं। जी एक एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया, हालांकि थोड़ा सा बीच में आपने इसका जिक्र किया था। जी आजादी के बाद में एक मतलब इस तरह का विचार पूरे देश के अंदर था कि भाई देश की जो राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी, वो कौन सी हो। अब चूंकि हिंदी जो है वो पूरे देश में मैक्सिमम जगहों पर बोली जाती है, आज भी बोली जाती है, और एक कनेक्टिंग भाषा के रूप में जिसको हम लें, तो इंग्लिश बाद में मतलब प्रचारित प्रसारित हुई है आजादी के बाद में। लेकिन उस वक्त जो मतलब उसमें आंदोलन करने वाले लोग थे, अलग अलग भाषा क्षेत्रों से जो आते थे, उसमें हिंदी का अपना एक वर्चस्व था, अपना एक प्रचार प्रसार की वो थी, क्षमता थी। आजादी के बाद में भी जब इस तरह का विचार आया कि भाई अब कौन सी भाषा, तो उस वक्त हिंदी को मतलब मान्यता देने वालों में जो अग्रणी लोग थे, वो जो इस बात की वकालत कर रहे थे, जो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि भाई हिंदी जो है वो देवनागरी के रूप में वही देश की भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा राजभाषा जो भी है। तो उसमें विनोबा जी की क्या अपनी भूमिका रही, इस पे थोड़ा सा अंत में मैं चाहता हूं कि आप 2-4 मिनट का अपना वक्तव्य कुछ दें बहुत कि सारी विनोद। भाषाओं के जानकार थे विनोबा जी, जैसे मैंने बताया मलयालम जानते थे, कन्नड़ जानते थे, फ्रेंच जानते थे, संस्कृत जानते थे, और तमिल भाषा जानते थे। मराठी के तो वो जानने की कोई बात ही नहीं थी, मराठी वो जानते थे। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी सर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि पूरे देश की जो एक सूत्र में जो जोड़ने वाली भाषा है वह राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही मान्यता दी जानी चाहिए। और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, जो मैं समझ रहा हूं हिंदी भाषी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिंदी को ही इस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में जानना उचित समझा, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में उन्होंने पाया कि यदि एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई भाषा है तो वह राजभाषा हिंदी ही हो सकती है। इसके लिए एक नाम और एक काका कालेलकर जो गांधीवादी ही थे, काका कालेलकर भी महाराष्ट्र के ही थे, उन्होंने भी कहा कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी ही होनी चाहिए। तो जो
जो लोग हिंदी भाषी नहीं थे वह भी ये मानते थे और सोचते थे, और उनकी भी ये कोशिश रही कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी ही होनी चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि कोई पूरी तरीके से कहीं किसी भाषा पर सहमति बन नहीं पाई। लेकिन जहां तक हम आचार्य विनोबा भावे की बात करेंगे तो वो हिंदी के ही प्रबल पक्षधर थे। संजय जी, सबसे पहले तो मैं मतलब आपका आभार व्यक्त करूं इसके लिए कि आपने समय दिया, और निश्चित रूप से जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो आज की जो हमारी परिचर्चा है विनोबा जी के विषय में अलग अलग माध्यम हो सकते हैं जानने के, गूगल के माध्यम से भी जान सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह के सोर्स हो सकते हैं कि जहां से उनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन संजय जी से जो हमारी ये परिचर्चा हुई है, जो पूरा बातचीत का एक सिलसिला है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी नई निकल के आपने महसूस की होंगी जो अतीत में भी हमारी संजय जी से परिचर्चा चर्चा बहुत सारे विषयों पर हुई है। तो उसके सुनने वालों के जो मतलब क्या कहें, टिप्पणियां, उनके कमेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो निश्चित रूप से बड़े मतलब पावरफुल होते हैं। उनके यही होते हैं कि नहीं साहब, ये बड़ी अद्भुत जानकारी, जैसे कि हमें पीछे एक तुलसीदास के विषय में हमने परिचर्चा करी थी, तो उसमें दर्जनों की संख्या में कमेंट्स रोजाना मेरे पास आते थे कि अद्भुत जानकारी है। और आज भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरी जानकारी आपके ज्ञान में ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा इजाफा जरूर करेगी। और हम आगे नेक्स्ट वीक इस सिलसिले को मतलब इसी तरह से जारी रखेंगे और किसी ऐसे पात्र पर चर्चा करेंगे जिसके विषय में निश्चित रूप से आपको एक क्यूरियोसिटी होगी जानने की। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा पात्र रहेगा, उस विषय में जब ये चर्चा होगी तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। संजय जी, मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी सुनने वालों की तरफ से, आपने समय दिया। आज के लिए इतना ही। जय सनातन, जय भारत। जय सनातन, जय भारत।